69। अनाया और आयुष्मान आर्यमन के दिल की बात। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे राजीव जी पल्लवी जी पर एक बुरी मां होने का आरोप लगाते हैं। अब आगे आचार्य मैंशन में पल्लवी जी और शनाया का आना और उनकी बातों के बारे में बाकी यंगस्टर्स को भी पता चल चुका था। वो सब गुस्से के साथ हैरान भी थे, खासकर विवान और आर्यमन। उनका बस चलता तो अभी मेहरा हाउस जाकर वो दोनों माँ बेटी को सबक सिखाते। वही आयुष्मान का दिल इस घटना से बेचैन हो चुका था। वो जानता था कि अनाया चाहे कितनी ही स्ट्रोंग क्यों ना हो, आज के इंसिडेंट से उसके दिल को चोट तो बहुत पहुंची होगी। भले ही उसके दिल में पल्लवी जी के लिए प्यार या अटैचमेंट ना हो, लेकिन थी तो उसकी सगी माँ, जिसने जन्म दिया था उसे। वही आज उसे उसके ही ससुराल में बदनाम कर रही थी और उसके होने वाले पति को उसकी बहन को देने जैसी बड़ी बात तक कह दी। आज उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका होगा। यही सब सोचकर वो अनाया के कमरे में आ गया, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी। इसलिए वो वहीं रुक गया, क्योंकि उसे पता था अनाया अपने कमरे में ही लौटेगी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार रूम का दरवाजा खुला और अनाया अंदर आई। हमेशा की तरह उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था, लेकिन उस चेहरे के पीछे एक गहरा दर्द छिपा हुआ था, जो शायद ही कोई ध्यान दे पाए। लेकिन आयुष्मान की नज़रें उसी पर थी। उसकी नज़रों से अनाया का दर्द और उदासी छिपी नहीं थी। वो उसके पास आता उससे पहले ही अनाया बिना उस पर ध्यान दिए बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और आसमान की तरफ देखने लगी। वही आयुष्मान भी उसके पीछे ही खड़ा था, लेकिन अनाया को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। उसका दिल और दिमाग कहीं खोया हुआ था। वही अनाया को खोया देखा आयुष्मान उसके करीब आया और उसकी कमर में अपने दोनों हाथ लपेटकर गले लगा लिया और अपने चेहरे को उसके कंधों पर रख दिया। वही अपने ही ख्यालों में गुम अनाया को खुद पर किसी की पकड़ महसूस हुई तो उसे पता चल गया कि वो कौन है। उसने खुद को आयुष्मान से आज़ाद करवाया और पलटकर उसके गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब से आयुष्मान ने अपना प्यार कन्फेस किया था, तब से वो उसे रियल इमोशन शो करने लगी थी। वो उससे कुछ नहीं छिपाती थी। वही अपनी शर्ट पर गिला महसूस होता देख आयुष्मान को ये समझते देर नहीं लगी कि अनाया रो रही थी, लेकिन उसने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। वो जानता थी कि पल्लवी जी की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हुई है, इसलिए उसने उसे रोने दिया। काफी देर तक रोने के बाद अनाया थोड़ी शांत हुई तो आयुष्मान ने उसे खुद से थोड़ा दूर करके उसके आंसू पोंछे। वही अनाया भी अपनी भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। ये देखकर आयुष्मान बोला, जानता हूँ कि आज तुम बहुत हर्ट हुई हो, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उन्हें कभी तुम तक पहुँचने नहीं दूंगा। आज जो कुछ भी हुआ है उसकी सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी। वही अनाया अभी भी शांत थी। उसे ऐसे शांत देखकर आयुष्मान बोला, क्या हुआ? जो बोलना है बोलो। मैं आपको खो नहीं सकती, अपनी कांपती आवाज में अनाया बोला। शह बिल्कुल चुप। मैं हमेशा से बस तुम्हारा हूँ। कोई तुमसे मुझे दूर नहीं कर सकता, और ना ही मैं किसी को हमारे बीच आने दूंगा। ये बात हमेशा याद रखना, तुम मेरी रूह से जुड़ी हो। अगर कभी मैं तुमसे दूर हुआ तो मेरी रूह भी मेरा शरीर छोड़ देगी। आयुष्मान बोला और अनाया को अपने गले लगा लिया। आज के इंसिडेंट के बाद अनाया का डर वो समझ सकता था। जन्म से लेकर आज तक उसने काफी कुछ खोया है। ऐसे में उसको लेकर उसकी इनसिक्योरिटी वो समझ सकता था, इसलिए वो उसे अपनी बाहों में भरकर कंसोल कर रहा था। अनाया को भी उसकी बाहों में काफी सुकून महसूस हुआ। वो उसकी बाहों में ही सिमट गई। वही आर्यमन भी आज बहुत दुखी था। वो अनाया के पास जाना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे ये कहकर रोक लिया कि अनाया को आयुष्मान के साथ की जरूरत है, इसलिए वो उन्हें डिस्टर्ब ना करे। उसे भी मन मारकर रहना पड़ा। वो सीधा टेरेस पर आ गया और रेलिंग से टिककर खड़ा हो गया। वो आसमान की तरफ देखने लगा। उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि उसके अलावा भी कोई टेरेस पर मौजूद था और उसे ही देख रहा था। ये कोई और नहीं परिधि थी। आचार्य मैंशन में रहना उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो पूरा दिन अपने कमरे में भी नहीं रह सकती थी, इसलिए खुली हवा खाने टेरेस पर आ गई। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई टेरेस पर आया है। उसने पलटकर देखा तो वो आर्यमन था। आर्यमन को देखकर उसे थोड़ा डर लगा। ऐसे तो उसे पता था कि यहाँ वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन फिर भी वो रिलैक्स नहीं हो पा रही थी, खासकर आर्यमन के गुस्से को देखकर।
वो जब भी उसे देखती तो उसे उसका गुस्से वाला रूप नजर आता जिससे वो कांप जाती थी। आर्यमन को टेरेस पर देखकर उसे लगा कि शायद वो उसका पीछा करते हुए आया है। अब उसकी डर से हालत खराब थी। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि आर्यमन का ध्यान उस पर नहीं था और वो दूसरी तरफ जा रहा था, ये देखकर उसने मन ही मन राहत की सांस ली। वो वापस जाने को मंडी थी कि उसने आर्यमन के चेहरे पर एक उदासी देखी। वो वहां से जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पा रही थी। उसका दिल कह रहा था कि वो आर्यमन के पास जाकर उसकी उदासी की वजह पूछे, लेकिन उसे उससे डर भी लग रहा था। तभी उसके कानों में आर्यमन की आवाज सुनाई पड़ी। वो उसकी तरफ देखने लगी जिसकी नजरें अभी भी उस पर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपने पास बुला रहा था। आर्यमन को जब किसी की नजरें खुद पर महसूस हुई तो उसे समझते देर नहीं लगी कि आखिर ये कौन है, इसलिए उसने उसे अपने पास बुला लिया। वही एक पल को तो आर्यमन के बुलाने से वो डर गई, लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास गई, लेकिन उससे थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। आर्यमन ने उसकी इस हरकत को देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया। अब दोनों के बीच एक शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी आर्यमन आसमान को देखते हुए ही बोला, तुम्हें पता है मैं हमेशा लड़कियों का क्रश रहा हूँ, लेकिन पहली बार मुझे किसी पर क्रश हुआ था, और मुझे जिस पर क्रश हुआ वो लड़की तुम हो। पता नहीं कैसे लेकिन पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी तुम मुझे। जब पहली बार तुम्हें देखा था तब मेरे आसपास की पूरी दुनिया रुक सी गई थी। मेरी नज़रें तुम पर टिक गई, आसपास का कोई होश ही नहीं था। तभी मैंने तय कर लिया था कि अगर कोई मेरी लाइफ में आएगी तो बस वो तुम ही होगी। लेकिन उस दिन तो तुम गायब ही हो गई, और मिली भी तो पूरे एक हफ्ते बाद। तब मुझे पहली बार डर लगा कि अगर इस बार भी मैं तुमसे बात नहीं कर पाया तो फिर शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूं। पिछली मुलाकात की वजह से मुझे पता था कि तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। आखिर तुम मुझे कुछ अलग ही समझ रही थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें किडनैप कर लिया। सोचा था तुमसे अपनी बात कहूँगा, फिर हम हमेशा के लिए साथ होंगे। लेकिन मैंने जितना सोचा था ये उतना भी आसान नहीं था, और हम दोनों के बीच एक दूरी आ गई। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अगर तुम हाँ कहो तो, कहकर परिधि की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए काफी अचानक हुआ है, इसलिए मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। तुम जितना चाहे उतना वक्त लो, लेकिन मैं बस एक ही बात कहूँगा। दिल सिर्फ एक ही इंसान के लिए धड़कता है, इसे बस तुम चाहिए हो, बस तुम, वरना फिर कोई नहीं। कहकर उसे देखने लगा, फिर जाने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ कि परिधि की आवाज सुनाई पड़ी, जिससे उसके बढ़ते कदम रुक गए। मैं आपके लायक नहीं हूँ, परिधि ने कहा तो आर्यमन ने पलटकर उसे देखा। वो उसका अतीत जानता था, लेकिन वो उम्मीद कर रहा था कि परिधि खुद उससे दूर होने की वजह बताए। आप और आपका परिवार बहुत अच्छा और प्रतिष्ठित है। जो भी लड़की आपसे जुड़ेगी वो बहुत लकी होगी, लेकिन वो लकी लड़की मैं नहीं हूँ। मेरे दामन पर एक बहुत बड़ा धब्बा है जो मुझे जुड़े हर इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। मैं आपसे तो क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पवित्र नहीं हूँ। कुछ पल रुक कर लेकिन कांपती आवाज में बोली, मेरा रेप हुआ है। मेरे अपनों ने ही गहरी चोट पहुंचाई है मुझे, और मुझे सौंप दिया उन दरिंदों को जिन्होंने न केवल मेरे शरीर बल्कि आत्मा को भी मैला कर दिया। मेरा शरीर प्योर नहीं रहा, मैं किसी की पत्नी और किसी खानदान की बहू बनने लायक नहीं बची। कहकर फफक कर रो पड़ी। वही आर्यमन ब्लैंक भाव से उसे ही देख रहा था, लेकिन उसकी हाथों की मुठियां कसी हुई थी, उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। 70 परिधि का दर्दनाक अतीत। अब तक हमने पढ़ा कि आर्यमन परिधि को अपनी फीलिंग्स बता देता है। अब आगे परिधि अपने दर्द भरे अतीत को आर्यमन के आगे सुनाने लगती है। वही आर्यमन उसकी बातें सुनकर गुस्से से अपनी मुठियां भींच लेता है। उसकी आंखें खून सी लाल हो चुकी थी। उसकी नजरें परिधि पर सी थी जो अपने अतीत को याद करके घुटनों के बल बैठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने जल्दी से परिधि को अपनी बाहों में भर लिया और उसे संभालने की कोशिश करने लगा। वही आर्यमन की बाहों में परिधि को भी सुकून मिला। वो जोरों से रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि आज अपने आंसू के साथ अपने सारे दर्द को बहा रही थी।
वही आर्यमन ने भी उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। वो चाहता था कि परिधि आज अपना सारा दर्द बाहर निकाल दे। कुछ देर बाद परिधि और आर्यमन एक दूसरे से थोड़ा दूर दीवार पर अपनी पीठ टिकाए बैठे थे। आर्यमन की नजरें परिधि पर थी, वही परिधि की नजरें आसमान पर। आज रोने से उसका दिल काफी हल्का हो चुका था और अब वो थोड़ा शांत थी। दोनों के बीच सन्नाटा फैला हुआ था। तभी परिधि उस सन्नाटे को चीरते हुए अपनी बात शुरू करती है। सिर्फ 8 साल की थी जब मम्मी पापा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। दोनों एक साथ इस बड़ी सी दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तब हमारे रिश्तेदारों ने पापा की कंपनी, हमारा घर और जो कुछ भी कैश और ज्वेलरी थी, आपस में मिलकर हड़प ली। लेकिन मेरे बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। तब मेरे पापा के एक दोस्त ने मुझे आसरा दिया। जब सारे रिश्तेदारों ने मुझसे नाता तोड़कर लिया था तब उन्होंने मुझे अपनाया। मुझे लगा एक वही है जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। मैंने उनके परिवार को अपना लिया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। किसी को भी मेरे वहाँ होने से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैं भी वहाँ खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीता और मैं अंकल के बच्चों के साथ ही बड़ी होने लगी। मैं उस परिवार में बहुत खुश थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत लकी हूँ। भले ही मैंने माँ पापा को खो दिया, लेकिन उनके जैसा ही प्यार करने वाले दूसरे माँ पापा दे दिए। साथ ही भाई बहन ही मिले। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं 16 साल की थी। तब अंकल और उनका परिवार अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। लेकिन मेरे बोर्ड थे, इसलिए मैं घर पर ही रुकी हुई थी। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होगी। अंकल और उनका परिवार अगली सुबह ही आने वाला था और मैं भी अकेली थी। इसलिए मैंने घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए और अपनी पढ़ाई करने लगी। लेकिन कुछ 1 घंटे बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी। लेकिन जल्दी ही डर खत्म हो गया, क्योंकि दरवाजे पर अंकल के बेटे विकी भैया थे, जो दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगा रहे थे। मैंने भी जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वो घर में आ गए। मैंने जब पूछा कि आप शादी में नहीं गए, तो उन्होंने कह दिया कि उनका वहाँ मन नहीं लगा, इसलिए वापस आ गए। मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि पहले अकेले होने से डर लग रहा था। लेकिन अब विक्की भैया भी घर में थे। भैया अपने कमरे में चले गए और मैं भी थोड़ी देर पटकर सोने चली गई। लेकिन आधी रात में मुझे कुछ खटर-पटर की आवाज सुनाई पड़ी, जिससे मेरी आंख खुली। मैंने अपना दरवाजा खोलकर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां अंधेरा था, जिससे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने विकी भैया को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा आगे बढ़ी। अंकल आंटी के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं उनके कमरे में गई तो वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। अलमारी का ताला टूटा हुआ था। सारा सामान बाहर पड़ा था। कमरे का हाल भी खराब था। तभी कुछ देखकर मेरी चीख निकल गई। जमीन पर विकी भैया का बेजान शरीर पड़ा था। उसने शरीर से जगह जगह खून निकल रहा था। मैं दौड़कर उनके पास गई और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी। वो थोड़ा होश में आए, लेकिन होश में आते ही उन्होंने मुझे घर से भाग जाने को कहा। लेकिन मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाली थी। मुझे उनको हॉस्पिटल ले जाना था। तभी अचानक से कोई मेरे पीछे आया और मुझे पकड़ लिया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने चीखने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे उठाकर वही बेड पर पटक दिया। वो 3 लोग थे जिन्होंने उस रात मेरे साथ हैवानियत की हर सीमा पार कर दी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझ पर दया नहीं दिखाई। उल्टा मेरे मुंह में कपाल धूंस दिया, ताकि मेरे चीखने से पड़ोसी वहां ना आ जाए। अब तक मेरी हिम्मत टूट गई थी और मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब अंकल आंटी घर आए तो उन्होंने घंटी बजाई, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। तो उन्होंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और जब अपने कमरे में आए तो वहां के हालात देखकर चीख पड़े। जमीन पर विकी भैया बेजान पड़े थे और पलंग पर मैं बिना कपड़ों के लाश की तरह पड़ी थी। आंटी ने जल्दी से मुझ पर चादर डाली और मुझे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन मुझे होश नहीं आया। अंकल ने भी विकी भैया को उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो भी बेजान पड़े थे। अंकल ने जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया और हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने भैया का ऑपरेशन करके उन्हें बचा लिया था, लेकिन विकी भैया का बहुत खून बह चुका था,
इसलिए वो कोमा में चले गए। मेरी हालत भी बहुत नाजुक थी, फिर भी जैसे तैसे मैं बच गई, लेकिन मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने इसे लूटपाट का मामला बताया, लेकिन चोरों के बारे में उन्हें कोई खबर नहीं मिली, क्योंकि उन्हें पहचानने वालों में एक कोमा में था तो दूसरा डिप्रेशन में और उनकी पहचान नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे वक्त बीता लेकिन उन लोगों का कुछ पता नहीं चला। लेकिन इन सब में अंकल के परिवार पर पड़ाह टूट पड़ा। उनकी नौकरी चली गई। अंकल की बेटी नीति को स्कूल से निकाल दिया गया। सबका कहना था कि मैं एक रेप विक्टिम हूँ और मेरे साथ होने से उन सब की बदनामी होगी, इसलिए सबने अंकल को मुझे छोड़ देने को कहा, लेकिन अंकल ने मुझे नहीं छोड़ा। बीतते वक्त के साथ हालात और बिगड़ गए जब सबने मुझे दुकारना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के लोग मेरे साथ साथ अंकल के परिवार को भी नफरत से देखने लगे थे। हमारा वहां रहना मुश्किल हो गया था। मेरे कारण हितेन अंकल के परिवार की भी बदनामी होने लगी थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे छोड़कर वो कहीं और चले जाए, लेकिन अंकल के परिवार ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आखिर में उन हालातों से परेशान होकर अंकल हम सबको लेकर दूसरे शहर आ गए। उन्होंने हम सबकी पहचान भी बदल दी। हमने दूसरे शहर में अपनी जिंदगी शुरू की। अंकल ने छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी। इस बार आंटी ने भी कहीं अपना काम पकड़ लिया। मैं भी नए माहौल में धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, लेकिन विकी भैया अभी भी कोमा में थे। उनको हॉस्पिटल में रखने के पैसे नहीं थे, इसलिए घर से ही उनका इलाज चल रहा था। धीरे धीरे हमारी जिंदगी वापस पटरी पर आ गई थी। लेकिन जल्द ही एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने आए कि हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन हमारे घर पर मेरे चाचा और उनका परिवार आए। उनके साथ भुआ जी और उनका परिवार भी था। अंकल को पता था कि वो सब बहुत बुरे थे, इसलिए वो मुझे और नीति को उनके सामने नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हमें भैया के कमरे में भेज दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहा। फिर वो मेरे चाचा और भुआ को मिलने चले गए। मैं और नीति कमरे में ही थे। तभी हमें बाहर से अंकल के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। हम बाहर जाना चाहते थे, लेकिन अंकल ने हमें अंदर हाय रहने को कहा था और हम उनकी बात को अनसुना नहीं कर सकते थे। लेकिन ना जाने क्यों मुझे डर लगने लगा था। माँ पापा के एक्सीडेंट से पहले भी चाचा और भुआ अपने परिवार के साथ आए थे। उनका पापा से झगड़ा भी हुआ था। पापा ने उनको घर से निकाल दिया था, लेकिन अगले ही दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। आज फिर भुआ और चाचा अपने परिवार के साथ आए हैं और उनका अंकल के साथ झगड़ा हो रहा था। मैंने कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक एक चेहरा मुझे दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं डर से कांप गई। मैंने आवाज़ देखा ना ताव दरवाज़ा खोलकर सीधा अंकल के पास गई और उन्हें उस चेहरे की तरफ इशारा करके बताया कि मेरे साथ गलत करने वाले यही थे। अंकल ने मेरे इशारे की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। वो लटका और कोई नहीं, मेरे चाचा का बेटा रॉकी था, यानी मेरा चचेरा भाई। और एक चेहरा भी था जो मेरे भुआ के बेटे का था। ये जानकर मेरे होश उड़ गए कि मेरा रेप करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरे भाई थे। तब चाचा ने हमें सच्चाई बताई। उनकी नज़र हमेशा पापा के बिजनेस पर थी। दादाजी ने बहुत पहले ही दोनों भाइयों में अपनी जायदाद का बंटवारा कर दिया था और भुआ को भी शादी में बहुत ज़्यादा दहेज और उनके हिस्से की प्रॉपर्टी दे दी थी। लेकिन चाचा ने अपनी गलत आदतों की वजह से सारा पैसा उड़ा दिया और भुआ ने अपने पति के बिजनेस में पैसे डाले जो डूब गए थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। वही पापा का बिजनेस तरक्की करने लगा, जो उन दोनों भाई बहनों की नज़रों में चुभने लगा। अब उन्हें पापा से अपना हिस्सा चाहिए था, इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश भी करी, लेकिन पापा ने कभी उनकी नहीं मानी। एक दिन इसी बात को लेकर उनकी बहस हो गई थी, इसलिए उन्होंने ही मम्मी पापा का एक्सीडेंट करवा दिया और बाद में उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली। लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें पता चला कि पापा पहले ही मेरे नाम अपनी प्रॉपर्टी कर चुके थे। जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने मुझे घर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंकल ने पहले ही मुझे ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए मुझ पर उनका कोई हक नहीं था। मैं भी उनके पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मेरी मौत का प्लान बनाया। वो काफ़ी वक्त से अंकल के घर पर नज़र रखे हुए थे
ताकि मुझे अकेला पाकर अपनी चाल चल सके, और वो मौका उनको मिला भी। उस दिन अंकल अपने पूरे परिवार के साथ शादी में गए थे और मैं घर पर अकेली थी। 71 आर्यमन का परिधि को समझाना। अब तक हमने पढ़ा कि आर्यमन के दिल की बात जानकर परिधि उसे अपना अतीत बताती है। अब आगे। उस रात को वो मुझे पहले ही मारने का प्लान बना चुके थे, इसलिए उन्होंने लूटपाट जैसा नाटक तैयार किया ताकि किसी को शक ना हो और मैं भी उनके रास्ते से हट जाऊं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि विकी भैया घर वापस आ गए थे। अंकल आंटी को मेरी चिंता हो रही थी और उन्हें मेरे चाचा और भुआ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने विकी भैया को वापस भेज दिया था। आधी रात में जब मैं और विकी भैया गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी किसी ने घर का दरवाजा तोड़ दिया और सीधा अंकल के रूम की तरफ चले गए। वहां लूटपाट जैसा माहौल बनाया ताकि मुझे मारकर बिना किसी की नजरों में आए वहां से भाग जाए। लेकिन उनकी खटापट से विकी भैया जाग गए। उन्होंने अंकल के रूम में जाकर देखा तो चोरों के साथ उनकी हाथापाई हो गई। वो 3 थे और भैया अकेले। उन्होंने भैया को बुरी तरह से मारा। उनके सिर पर वही पड़े वास से वार किया था, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। मैं भी कुछ आवाज सुनकर बाहर आई। वो मुझे मारने ही वाले थे कि मेरे ही भाइयों की गंदी नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने अपने मजे के लिए मेरी इज्जत छीन ली। उसके बाद वो मुझे मारने ही वाले थे, लेकिन मेरी धीमी पड़ चुकी सांसों को सुनकर उन्हें लगा कि मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ, इसलिए वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए। उन्हें लगा कि मैं मर चुकी हूँ और उनका प्लान कामयाब हो गया। अब कोई वारिस ना होने पर सब कुछ उनका हो जाएगा। लेकिन जब उन्हें मेरे जिंदा होने की खबर मिली तो वो डर गए कि कहीं वो पके ना जाए, इसलिए मौका देखकर मुझे वापस मारने का सोचा। लेकिन पुलिस के डर से वो सीधा अटैक नहीं कर सकते थे। वही समाज के ताने और बदनामी की वजह से अंकल ने रातों रात घर छोड़ने का फैसला कर लिया, वो भी हमारी पहचान बदल कर। उन्होंने हमें खूब ढूंढा लेकिन हम नहीं मिले। अचानक एक दिन उन्हें हमारी खबर मिली और वो सीधा वहां आ गए और अंकल से मुझे उन्हें सौंपने को कहने लगे, जिससे उनके बीच लड़ाई हो गई। हम सब हैरान थे उन सब की ऐसी खौफनाक सच्चाई सुनकर। वही मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई ये सोचकर कि माँ पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उनका मर्डर किया गया था। मैं हैरानी से सामने खड़े लोगों को देख रही थी, जो अपनी करनी को ताली बजा बजाकर बता रहे थे और ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई महान काम किया हो। चाचा ने अपने बेटे को मुझे खींचकर उनके पास लाने को कहा। वो मुझ तक आता उससे पहले ही अंकल आंटी दीवार बनकर मेरे सामने खड़े हो गए। वही उन सबके बीच हाथापाई शुरू हो गई। अंकल ने मुझे वहां से भागने को कहा, लेकिन मैं उन्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उन्होंने अपनी कसम देखकर मुझे घर से भगा दिया। वही मुझे भागते देख चाचा ने भी अपने आदमियों को मेरे पीछे लगा दिया। उनसे बचते हुए मैं एक गाड़ी में छिप गई। तभी मुझे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने मुड़कर देखा, अंकल का घर जल रहा था। मेरे होश ही उड़ गए। अंकल और उनका पूरा परिवार मेरी हिफाजत में अपनी जान गंवा बैठा। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैं मुंबई के एक हॉस्पिटल में थी। मेरा कोई रिश्तेदार ना होने की वजह से और मेरे माँ न होने की वजह से मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया गया। फिर 18 की होने के बाद मैंने अनाथ आश्रम भी छोड़ दिया और अब छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही हूँ। आर्यमन की तरफ अपनी खाली आंखों से देखकर वो बोली, जब अपने ही दुश्मन बन गए तब गैरों ने संभाला और वो अपनी जान खो बैठे, इसलिए मुझे ट्रस्ट इशू हो गया था। मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाती। इतना कुछ होने के बाद मैं मर जाना चाहती थी, लेकिन फिर ये सोचकर कि मेरे खातिर अंकल और उनके परिवार ने अपनी जान दे दी, मैं मरकर उनके बलिदान को बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए अब मैं जीने लगी हूँ। मेरे अतीत को जानकर भी मुझे अपना पाओगे? फिर अपनी ही कही बात पर हंसते हुए, जब मैं ही खुद को अपना नहीं पाई तो किसी और से कैसे उम्मीद कर सकती हूँ? मुझे नफरत होती है खुद से। मुझे घिन आती है अपने अस्तित्व से। मेरी वजह से एक निर्दोष परिवार मिट गया, ये ख्याल मुझे जीने नहीं देता और ना ही उनका बलिदान मुझे मरने देता है। इसलिए कहती हूँ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। हम कभी साथ नहीं हो सकते, हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, कहकर अपनी जगह से खड़ी हुई और जैसे ही जाने को कदम बढ़ाया कि उसके कदम वहीं रुक गए।
उसने पलटकर देखा तो सामने आर्यमन था जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था। अपनी बात तो कह दी लेकिन मेरा जवाब सुने बिना ही जा रही हो, आर्यमन बोला तो परिधि ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। तुम्हें पता है जब पहली बार तुमसे मिला था ना तभी तुम्हारे बारे में हर चीज वीवू ने निकाल ली थी, और आज मैंने वो फाइल पढ़ी। तुमसे जुड़ा ऐसा कुछ नहीं है जो उस फाइल में नहीं था। मैं पहले से ही सब जानता हूँ तुम्हारे अतीत के बारे में। सच कहूँ तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पकड़कर मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। मुझे हमेशा से अपनी लिटिल फेरी जैसी वाइफ चाहिए थी, जो एक फाइटर हो, बुरे से बुरे हालातों से लेना जानती हो, और तुम मुझे वैसी ही लगी। तुम्हारे अतीत को जानकर मुझे तुमसे कोई बुरी फीलिंग महसूस नहीं हुई बल्कि एक गर्व महसूस हुआ। लेकिन हाल एक अफसोस जरूर हुआ कि काश मैं तुमसे पहले मिल पाता, काश मैं तुम्हें बचा पाता, काश मैं वक्त में पीछे जा पाता तो तुम्हें उस दर्द उस तकलीफ से बचा पाता। लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तुम्हारा फ्यूचर है जो मेरे साथ है। तुम्हें खुद से घिन या नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम गंदी नहीं हो। गंदे तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, जो तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते हैं। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मेरा प्यार शरीर का मोहताज नहीं है। मैं तुम्हें रूह से मोहब्बत करता हूँ, शरीर से नहीं। तुम पहले भी पवित्र थी और आज भी उतनी ही पवित्र हो। मैं खुद को बहुत लकी समझूंगा अगर तुम मुझे अपनाने को तैयार हो जाओ। आर्यमन की बात सुनकर परिधि हैरानी से उसे देखने लगी। उसे हैरान देखकर आर्यमन बोला, तुम्हें पता है बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें सच्ची मोहब्बत नसीब होती है। मेरे नसीब में भी तुम्हारे रूप में सच्ची मोहब्बत आई है। मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें मुझे अपनाने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता। इसलिए अब मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। चाहे जितना वक्त लो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूँगा। बहुत रात हो चुकी है, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाना चाहिए। वैसे भी कल भाई और लिटिल फेरी की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं, कहकर उसके गाल थपथपा देता और टेरिस से चला जाता है। वही परिधि अभी भी अपनी हैरान नजरों से वहां देख रही थी जहां आर्यमन गया था। वही अपने रूम में आने के आर्यमन के चेहरा पर अब तक जो शांत एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी हाथों की नजरें दिखाई देने लगी थी। वही आंखें खून सी लाल थी। उसने अपना फोन उठाया और किसी को मैसेज किया। मैसेज करने के बाद वो बालकनी में आ गया और चांद को देखने लगा। लेकिन आज उसे चांद में परिधि का रोता और तड़पता चेहरा नजर आ रहा था, जिसे देखकर आर्यमन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। बहुत गलत किया है तुम सबने, लेकिन सबसे ज्यादा गलती तुमसे ये हुई कि तुमने उसे चोट पहुंचाई है जो आर्यमन आचार्य के दिल पर राज करती है। उसके हर दर्द हर तकलीफ की कीमत तो तुम लोगों को चुकानी पड़ेगी। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में आर्यमन आचार्य नाम के तूफान की एंट्री होने वाली है जो तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन मौत नहीं देगा, क्योंकि ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरी जान का है। कहकर वो जुनून और नफरत से भरी आंखों से आसमान को घूने लगा। वही दूसरी तरफ परिधि भी अपने कमरे में आ चुकी थी और चांद को ही देख रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान आर्यमन की बातों में था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो उसके आगे पिघलने लगी थी। अपने अतीत के भयानक हादसों के बाद वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाती थी, लेकिन आर्यमन पर भरोसा करने लगी। उसे अपनी जिंदगी की उस सच्चाई को भी नहीं छिपा पाई जो उसके लिए मौत के बराबर थी। वही आज आर्यमन उसे थोड़ा पसंद भी आने लगा था। उसका हर शब्द जैसे उसके सालों से पड़े जख्मों पर मरहम लगा रहा था। उसका ये कहना कि वो पूरी जिंदगी उसका इंतजार करेगा उसके दिल को छू गया। उस हादसे के बाद लोगों के ताने ने उसे इतने जख्म दिए थे कि वो आज तक उनसे उभर नहीं पाई थी, लेकिन आर्यमन के शब्द उन घटिया तानों पर हावी हो चुके थे। सालों से खुद को गंदी महसूस करते हुए और लोगों की नज़रों में अपने लिए घृणा और तिरस्कार देखते हुए वो दुनिया से पूरी अलग हो चुकी थी। मन ही मन उसने ये मान भी लिया था कि शायद ये अकेलापन ही उसकी जिंदगी का सहारा है। लेकिन आज पहली बार किसी ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा था कि वो उसका सहारा बनेगा। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं चला। आज आर्यमन के बातों से परिधि के दिल में भी प्यार के फूल खिलने लगे थे, जिससे अनजान आर्यमन परिधि के गुनहगारों को सजा देने की आग अपने दिल में सजाए बैठा था।
72। शैडो। आर्यमन और परिधि। अब तक हमने पढ़ा कि आर्यमन की बातों से परिधि के दिल में भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स आने लगी थी। अब आगे। अगले दिन सुबह के समय आचार्य मेंशन काफी हलचल होने लगी थी। आज हल्दी की रस्म थी, लेकिन उससे पहले गणेश पूजा भी थी, इसलिए हर कोई उनकी तैयारियों में बिजी थी। माला जी और मेघा जी पूजा की तैयारियों में बिजी थी, जबकि माही जी जेनिफर जी के साथ हल्दी की तैयारी में बिजी थी। घर के सारे जेंट्स भी उनके मदद में लगे हुए थे। तभी सीढ़ियों से परिधि उतरकर नीचे आती है। कल आर्यमन की वजह से उसका लोगों के प्रति डर काफी कम हो गया था, इसलिए आज वो खुद से बाहर आई थी। उसे पता था कि आज घर में शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं, इसलिए उसने सोचा कि ऐसे कमरे में बैठे रहने से अच्छा वो भी सबकी कुछ मदद करा दे, क्योंकि कल जब से वो यहाँ आई है, किसी ने भी उसके साथ ना गलत व्यवहार किया या गलत बोला है, बल्कि सबने बहुत अच्छे से उससे बात करने की कोशिश की है। वो अभी नीचे आई ही थी, लेकिन उसकी नज़रें पूरे हॉल में घूम रही थी, जहां हर कोई अपने काम में बिजी था। सर्वेंट भी इधर से उधर भाग रहे थे। उसका ध्यान उन सब पर होने के कारण उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसके सामने अपने बड़े ही खतरनाक एक्सप्रेशन लिए उसे घूर रहा था। ये कोई और नहीं, शैडो था। वैसे तो शैडो को घर में आने जाने की कोई मनाही नहीं थी, लेकिन वो ज्यादातर मेंशन के पीछे जंगल में ही रहता था। लेकिन आज शादी में शामिल होने के लिए आयुष्मान ने उसे पहले ही बुलवा लिया था। आखिर उसके लिए शैडो उसके परिवार का ही हिस्सा था। वो शांति से अंदर आकर सोफे के पास जमीन पर बैठ गया और सबको देखने लगा। तभी उसे अपने आसपास किसी अनजान के होने का एहसास हुआ। उसने नजर घुमाकर देखा तो वही परिधि थी, जो अपनी नजरें पूरे हॉल में घुमाते हुए नीचे ही आ रही थी। आचार्य मेंशन में अनजान चेहरा देखकर वो थोड़ा सतर्क हो गया। वैसे तो वो जानता था कि कोई भी अनजान शख्स ऐसे ही मेंशन में नहीं आ सकता जब तक घर वालों की मंजूरी ना हो, लेकिन उसके लिए तो परिधि अनजान ही थी। परिधि अपने आसपास हो रही हलचल और तैयारी को देखकर मुस्कुरा उठी। उसने ऐसा माहौल अपनी लाइफ में पहली बार देखा था, इसलिए एक एक्साइटमेंट थी उसके दिल में। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई काफी देर से उसे ही घूर रहा था। उसने नजरें घुमाकर देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसके सामने एक ब्लैक पैंथर अपनी खूंखार नजरों से उसे ही घूर रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई और उसकी जगह डर ने ले ली। वो एक ही जगह पर रुक गई। डर के मारे उसकी हालत खराब थी, वो कांपने लगी थी। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। तभी उसने देखा कि शैडो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। ये देखकर उसके होश ही उड़ गए। वो जोर से चिल्लाते हुए अपने पीछे खड़े आर्यमन की गोद में चढ़ गई। वही आर्यमन तो बेचारा अभी शॉक में था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि परिधि उसकी गोद में है, उसके चेहरे पर 440 वॉट की स्माइल आ गई। उसका दिल खुशी से भांगा करने लगा। उसे नहीं पता था कि यहाँ क्या हुआ। वो तो परिधि को अकेला खड़ा देखकर उसके पास आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि परिधि सीधा उसकी गोद में कुछ जाएगी। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसकी नज़र अभी तक शैडो पर नहीं पड़ी थी, जो वही खड़ा उन दोनों को घूर रहा था। परिधि का चिकना उसके लिए नॉर्मल था, आखिर हर कोई उसे देखकर ऐसे ही रिएक्ट करता था। लेकिन परिधि को आर्यमन की गोद में देखकर वो हैरान था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि आर्यमन ने उसे खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसे गोद में लेकर मुस्कुराए जा रहा था। शैडो को समझते देर नहीं लगी कि ये लड़की आर्यमन के करीब है। आर्यमन परिधि को गोद में लेकर खड़ा था, तभी उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर कांप रहा था। उसने जल्दी से परिधि से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन परिधि की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोल पाए। उसने हाथ से एक तरफ इशारा कर दिया। वही आर्यमन ने उसके इशारे की तरफ देखा तो उसकी स्माइल जम गई। अपने सामने शैडो को देखकर उसकी आंखों में खौफ छा गया। उसके पैर डर से कांपने लगे। वही उसकी ऐसी हालत देखकर शैडो ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। परिधि का तो समझ आता है कि वो उसके लिए अनजान है, लेकिन आर्यमन का ऐसे रिएक्ट करना उसे अजीब लगा। वो तो उसे जानता है और पहले मिल भी चुका है, तो फिर उससे डर क्यों रहा है? उसने कौन सा उसे या किसी और को कभी कोई चोट पहुंचाई है? वही आर्यमन मन ही मन शैडो को कोसते हुए शिकायत कर रहा था। हे भगवान, ये कैसे धर्मसंकट में डालकर दिया आपने मुझे।
पहली बार मेरी जान मेरे पास आई है ताकि मैं इस भयानक काले जानवर से उसकी रक्षा कर सकूं, लेकिन यहाँ इसे देखकर तो मेरी भी फटी पड़ी है। कैसे बचाओ अपनी जान को इस शैडो नाम की मुसीबत से? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कहीं मेरी जान मुझे डरपोक समझकर मुझे छोड़कर ही ना चली जाए। भगवान, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है, अब आप ही इसे बचा सकते हैं। कहते हुए बेचारी नजरों से शैडो को देखने लगा। वही बेचारा शैडो उसे देखकर स्पीचलेस ही हो गया। ये इंसान पहले तो उससे डर रहा है, ऊपर से खुद को ऐसे मासूम दिखा रहा है जैसे मैंने उस पर कितना जुल्म किया हो, जबकि वो तो कब से बस एक ही जगह खड़ा है और अपने सामने मौजूद लोगों की नौटंकी देख रहा है। वही शायद भगवान को भी आर्यमन पर दया आ गई। तभी उस माहौल में एक शांत लेकिन दमदार आवाज गूंजी, शैडो। सबने उस तरफ देखा जहां से आयुष्मान और अनाया ट्रेडिशनल ड्रेस पहने एक साथ नीचे आ रहे थे। जहां अनाया ने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वही आयुष्मान ने लाइट पिंक कलर का कुर्ता। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। वही सबकी नजरें उन दोनों पर ही ठहर गई थी। अनाया नीचे आकर सबसे पहले शैडो के पास आई और उसके सिर पर हाथ से सहलाकर बोली, डोंट वरी शैडो, यहाँ कोई अजनबी नहीं है। शैडो अनाया की बात सुनकर एक नज़र परिधि को देखता है, फिर अनाया को देखकर एक जोरदार दहाड़ लगाता है जैसे कह रहा हो, मैं समझ गया। फिर एक नज़र आर्यमन को देखकर बाहर की तरफ चला गया। वही शैडो के जाने के बाद अनाया आर्यमन और परिधि की तरफ आती है। फिर परिधि को देखकर वो चला गया। अब तुम नीचे उतर सकती हो। अनाया की बात सुनकर परिधि को ख्याल आया कि वो अभी भी आर्यमन की गोद में ही है। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो झटके से नीचे उतर गई। उसने चारों ओर देखा जहां सभी परिवार वाले और सर्वेंट्स मौजूद थे और उन्हें ही देख रहे थे। उन सबकी नज़रें खुद पर देखकर परिधि और ज्यादा शर्मिंदा हो गई। वो खुद को ही कोसने लगी, आखिर वो कैसे बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने आर्यमन की गोद में कूद गई। वही सबके चेहरे पर स्माइल थी। वही आर्यमन हल्की नाराजगी के साथ अनाया को देख रहा था। पहली बार तो उसकी जान उसके पास आई थी और उसने उसे उससे दूर कर दिया। उसे अभी अनाया पर बहुत गुस्सा रहा था, लेकिन अनाया उसे इग्नोर करते हुए आयुष्मान के साथ मंदिर की तरफ चली गई। मेघा जी उनके पास आकर जल्दी से तैयार होकर पूजा में आने का बोलकर चली गई। साथ ही परिधि को 2 ड्रेस भी पका दी पूजा और हल्दी के लिए। वो दोनों भी जल्दी से जाकर रेडी हो गए और पूजा में बैठ गए। आयुष्मान और अनाया पूजा में बैठे थे। पंडित जी ने दोनों से गणेश पूजा करवाई। फिर दोनों ने खड़े होकर अपने सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और अपने कमरे में हल्दी के लिए तैयार होने चले गए। माला जी ने भी पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा किया और वो सब भी हल्दी के लिए तैयार होने चले गए। हल्दी का कार्यक्रम आचार्य मेंशन के गार्डन में स्विमिंग पूल के पास रखा गया था। वहां पीले फूलों से डेकोरेशन किया हुआ था। दुल्हा दुल्हन के लिए अलग अलग गद्दे बिछाए हुए थे और बीच में पर्दा लगा हुआ था। दोनों की हल्दी साथ ही होनी थी, लेकिन अलग अलग। वही सारे सर्वेंट वहां की तैयारियों में लगे हुए थे। हल्दी की रस्म में बस घर के लोग ही शामिल थे। ज्यादा किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। सबको बस शादी और रिसेप्शन के लिए ही इनवाइट किया गया था। वही आचार्य परिवार के भी कुछ करीबी रिश्तेदार वहां मौजूद थे। 73 हल्दी की रस्म अब तक हमने पढ़ा कि आयुष्मान और अनाया की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। अब आगे गार्डन एरिया में हल्दी की तैयारियां हो चुकी थी। दुल्हा दुल्हन के बैठने के लिए 2 चौकियां रखी हुई थी, जिसके बीच में हल्का पर्दा लगा हुआ था। आयुष्मान पहले ही अपनी जगह पर आकर बैठा हुआ था। आज उसने हल्दी के हिसाब से पीले रंग का डिजाइनर कुर्ता पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी स्माइल थी जो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो आज बहुत खुश था। उसके पास बैठा निशांत बार बार उसका मजाक उठाकर उसे छेड़ रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसकी नज़रें तो बार बार उसी रास्ते की तरफ जा रही थी जहां से अनाया आने वाली थी। वही थोड़ा दूर खड़े वीरेन जी की नज़र आयुष्मान पर ही थी। उसके चेहरे की खुशी और चमक उन्हें साफ नजर आ रही थी। अपने बेटे के चेहरे पर सच्ची खुशी देखकर आज वो काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर पा रहे थे अपने फैसले से। वही उन्हें आयुष्मान की तरफ देखकर मुस्कुराते देख उनके बाजू में खड़े निखिल जी और मानिक जी भी देख रहे थे।
निखिल जी से आखिरकार रहा नहीं गया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने पूछ लिया, यार वीर, आयु तेरा ही बेटा है, तू उसे ऐसे क्यों घूर रहा है जैसे कोई शिकारी शिकार को घूरता है। निखिल जी की बात सुनकर वीरेन जी के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उन्होंने उन्हें जानलेवा नजरों से घूर कर देखा, जिससे निखिल जी हड़बड़ा गए और अपनी नजरें घुमा ली। वही मानिक जी ने ना में अपना सिर हिला दिया और वीरेन जी की तरफ देखकर कहा, वैसे तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तू आयु को घूर क्यों रहा था। मैं उसे घूर नहीं रहा था, बल्कि अपने बेटे के चेहरे की खुशी को देख रहा था। वीरेन जी अपनी बात कही तो निखिल जी और मानिक जी ने भी अपनी नजरें आयुष्मान की तरफ घुमा ली, जिसके चेहरे पर आज 440 वॉट की स्माइल थी। तुम तो जानते ही हो वो हमेशा से कैसा था। उसे हमेशा से मेरे खिलाफ जाना होता था। जब मैंने तय किया कि अनाया मेरी बड़ी बहू बनेगी, तब से मेरे दिल में एक बेचैनी थी, क्या आयु मेरे इस फैसले को एक्सेप्ट करेगा। मैं दिल से अनाया को अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन दिल में एक डर भी था कि कहीं मेरे इस फैसले से मेरी आयु से दूरियां बढ़ ना जाए। लेकिन जब उसने शादी से इनकार नहीं किया तो दिल में एक उम्मीद थी कि वो अनाया को खुले दिल से अपनाएगा। मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक डर था कि कहीं मेरे इस फैसले से मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। लेकिन आज आयुष्मान के चेहरे की खुशी देखकर सारा डर निकल गया और एक सुकून दिल में घर कर गया है। सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ अपने दोनों बच्चों के लिए। वीरेन जी की बातें सुनकर निखिल जी और मानिक जी मुस्कुरा उठे। वैसे तूने अपने बेटे की आंखों को देखा, उसमें वही प्यार भरा हुआ है जो उसकी उम्र में तेरी आंखों में भी था। मेघा भाभी के लिए तेरा बेटा प्यार के मामले में पूरा तुझ पर ही गया है। निखिल जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, गलत, मेरी आंखों में मेघा के लिए बेपनाह प्यार था, लेकिन उसकी आंखों में अनाया के लिए प्यार के अलावा दीवानगी भी है। देखना वो इस मामले में मुझसे भी 4 कदम आगे जाएगा, कहकर वीरेन जी गर्व से मुस्कुराए। वही निखिल जी और मानिक जी उनकी बात पर मुस्कुरा दिए। वहीं आयुष्मान का इंतजार खत्म हुआ और अनाया गार्डन में आ गई। पर्दों के बीच से उसकी हल्की सी झलक आयुष्मान को दिखाई पड़ी। पीले रंग के लहंगे और फूलों से बनी ज्वेलरी में अनाया बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं उसकी खूबसूरती देखकर आयुष्मान अपने होश ही खो बैठा। वो बिना पल के झपकाए उसे देखने लगा। माहीची, विवान, आर्यमन, माया और परिधि के साथ अनाया अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उसे खुद पर आयुष्मान की नज़रें बराबर महसूस हो रही थी, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। आज वो थोड़ी नर्वस भी थी, लेकिन खुद को बाहर से शांत दिखाए बैठी थी। वहीं आयुष्मान का ध्यान टूटा जब निशांत ने उसको हिलाया। तब अनाया को अपने बाजू में बैठा देख वो मुस्कुरा उठा। उसकी झुकी नज़रों को देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि वो नर्वस थी। उसने सबकी नज़रों से बचकर पर्दे के नीचे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर हल्का सा थपथपा दिया, जैसे कह रहा हो, नर्वस मत हो, मैं हूँ तुम्हारे पास। वही उसकी इस हरकत अनाया मुस्कुरा उठी। उसके दिल में सुकून सा उतर आया। माला जी ने हल्दी की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने हल्दी आयुष्मान को लगाई, फिर मेघा जी ने। धीरे धीरे सबने आयुष्मान को हल्दी लगाई। आयुष्मान की हल्दी होने के बाद उसकी झूठी हल्दी अनाया को लगाई गई। जब दादाजी की बारी आई तो उन्होंने अपने कांपते हाथों से अनाया को हल्दी लगाई। आज उनकी छोटी सी गुड़िया की हल्दी थी। जल्द ही उसकी शादी भी हो जाएगी। ये सब सोचकर उनका दिल खुशी से झूम रहा था। वही आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। वही अनाया की नजरें भी अपने दादू पर ही थी। उनकी आंखों की नमी देखकर उसे उनके दिल का हाल समझते देर नहीं लगी। उसने भी एक मुस्कान के साथ उन्हें देखा। अनाया का मुस्कुराता चेहरा देखकर दादाजी की स्माइल और बढ़ गई। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और चले। वही कोई और भी था जो इस नज़ारे को देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि राजीव जी थे। वो भी अनाया की शादी की हर रस्म में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी अनाया के सामने जाने की। आखिर उन्होंने खुद ही अपनी बीवी के अंधे प्यार में इस पल को बर्बाद किया था। अब अनाया उनसे बहुत दूर हो चुकी थी। अब वो बस दूर खड़े होकर देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। वही उनकी मौजूदगी से अनाया अनजान नहीं थी, लेकिन उनका होना उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता था। उसके लिए उसकी परवाह करने वाले बहुत लोग थे।
उसे राजीव जी से कोई मतलब भी नहीं था। जब तक वो उसके और उससे जुड़े लोगों के लिए परेशानी पैदा नहीं करते, तब तक वो भी उनसे दूर ही रहना पसंद करेगी। धीरे धीरे हल्दी की रस्म पूरी हो गई। सबने बहुत एंजॉय किया, फिर अपने अपने रूम में चले गए। आयुष्मान और अनाया को भी उनके कमरों में भेज दिया गया था। परिधि भी अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी आर्यमन अचानक उसके सामने आ गया, जिसे देखकर वो एक पल को हड़बड़ा गई। फिर उसके ऐसे अचानक आने की वजह पूछे तो आर्यमन हल्का शर्माने लगा। उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें हल्दी थी। वो थोड़ा शर्माते हुए बोला, मैंने आज सबको थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाई थी, बस तुम ही रह गई थी। फिर जल्दी से अपने हाथ की हल्दी को परिधि के गालों पर लगाकर बोला, अगली बार तुम्हें मेरे नाम की हल्दी लगेगी और उसका रंग कभी नहीं छूटेगा, कहकर जल्दी से चला गया। वही परिधि अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। आर्यमन के जाने के बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने हाथों को अपने गालों पर टच किया जहां हल्दी लगी हुई थी। आर्यमन की इस हरकत पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही आर्यमन जल्दी से अपने कमरे में आ गया और दरवाजा बंद करके उस पर अपनी पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। वो अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और चेहरे पर एक प्यारी स्माइल थी। हाय मेरी जान कितनी प्यारी है, और हल्दी लगाने से उसका रंग और भी निखर जाएगा, कहकर शर्माने लगा। दूसरी तरफ अनाया के कमरे में अनाया और आयुष्मान एक दूसरे के गले लगाए खड़े थे। अनाया का सिर आयुष्मान के सीने पर था, वही आयुष्मान उसे अपनी बाहों में भरे हुए था। दोनों की आंखें बंद और चेहरे पर स्माइल थी। तभी अनाया आयुष्मान को खुद से थोड़ा दूर करते हुए बोली, अब आप अपने रूम में जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों को डांट पड़ेगी। अनाया को दोबारा अपनी बाहों में भरते हुए आयुष्मान बोला, डांट पड़ती है तो पड़ने दो, आई डोंट केयर, वैसे भी तुम अब मेरी होने वाली हो, इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा तो शादी कैंसल, अनाया ने थोड़ा शरारत से कहा। क्या मतलब कैंसल, सोचना भी मत ऐसा करने का, आयुष्मान ने चौंक कर कहा। मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, कर तो आप ही रहे हैं। शाम को मेहंदी की रस्म है और अभी मुझे रेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन आपका तो मुझे छूने का कोई इरादा ही नहीं है, अनाया थोड़ा मासूमियत से बोली। उसकी बात सुनकर आयुष्मान का दिल पिघल गया। वो बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुमसे दूर नहीं होना चाहता, हर पल बस तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। बस 2 दिन की तो बात है, फिर हम हमेशा साथ होंगे, अनाया बोली। 2 दिन? तुम्हें क्या पता ये 2 दिन 2 बरस की तरह बीत रहे हैं मुझ पर। मेरा मासूम दिल ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, आयुष्मान थोड़ा नाटकीय अंदाज में बोला। हमने एक पूरा जन्म बिताया है इस दिन के लिए, फिर ये तो बस 2 दिन हैं, ये भी बीत जाएंगे, लेकिन ये पल हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए मैं हर एक पल को संजोना चाहती हूँ। हर रस्म मुझे आपके और करीब लाती है, इसलिए मैं कुछ भी चुकना नहीं चाहती। मैं पूरी तरह से आपकी दुल्हन बनना चाहती हूँ, अनाया उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोली। मेरे दिल में भी यही इच्छा है, मैं इंतजार करूँगा अपनी दुल्हन का, कहकर आयुष्मान ने उसके फोरहेड पर किस कर दिया, जिस पर अनाया मुस्कुरा दी। फिर आयुष्मान अपने कमरे में चला गया। दरवाजे की तरफ देखते हुए अनाया अपने मन में बोली, मैं नहीं जानती आपकी इस तड़प को और ना ही जान पाऊंगी, लेकिन आपके इस इंतजार को जल्दी ही खत्म कर दूंगी। 74 मेहंदी और नाम। अब तक हमने पढ़ा कि आयुष्मान और अनाया की हल्दी होती है, अब आगे। रात का वक्त आचार्य मेंशन के गार्डन में मेहंदी की डेकोरेशन की गई थी। एक और औरतें ढोल बजाते हुए गीत गा रही थी, वही सभी जेंट्स अपने में बिजी थे। एक तरफ दुल्हा दुल्हन के लिए सोफा लगाया हुआ था, जिस पर आयुष्मान और अनाया बैठे हुए थे। अनाया ने एक ग्रीन कलर का शरारा और क्रॉप टॉप पहना हुआ था, वही आयुष्मान ने उसके ड्रेस से मैचिंग ग्रीन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। अनाया के हाथों में मेहंदी लग रही थी, वही आयुष्मान उसके पास बैठकर उसके हाथों में मेहंदी लगते देख रहा था। अनाया के बाल खुले हुए थे, जो बार बार सामने आ रहे थे, और आयुष्मान बड़े ही प्यार से उन्हें कान के पीछे कर रहा था, जिस पर अनाया को हंसी भी आ रही थी और शर्म भी, क्योंकि लगभग सबकी नज़रें उन दोनों पर ही थी।
वही आयुष्मान को तो किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं था। वो बस अनाया के बालों को बार बार पीछे कर रहा था। वो चाहता तो एक बार में ही बालों को बांध सकता था, लेकिन उसे ऐसा करने में मजा आ रहा था। ये उसका मनपसंद खेल बन गया था, जिसे वो बस खेलते रहना चाहता था। तभी मेहंदी वाली ने दुल्हे का नाम पूछा ताकि अनाया के हाथों पर लिख सके, लेकिन आयुष्मान ने उसे मना कर दिया और मेहंदी का कोन लेकर खुद अपने हाथों से अनाया के हाथों पर डबल ए लिख दिया। उसने ये काम इतनी खूबसूरती से किया था कि मेहंदी वाली भी हैरान रह गई। वही अनाया के चेहरे पर भी गहरी मुस्कान छा गई। मैंने हमारे नाम के पहले लेटर को लिखा है। इसका मतलब मैं और मेरा नाम दोनों तुम्हारे बिना अधूरे हैं। इसलिए जब भी लिखो तो दोनों को ऐसे ही लिखना, आयुष्मान ने अपनी गहरी आवाज में अनाया के कानों में कहा। वही उसकी बात सुनकर अनाया ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और अपनी पलकें झपका दी, जिस पर आयुष्मान ने कोन अनाया की तरफ बढ़ा दिया। अनाया ने वो कोन लेकर आयुष्मान के हाथों पर भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ डबल ए लिख दिया, जिससे उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। दोनों ही एक दूसरे में बीजी थे। इस बात से अनजान कि सभी उन्हें ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लेडीज तो मन ही मन दोनों की साथ में बलाइयाँ ले रही थी। फिर सब वापस खुद में बीजी हो गए। वही आयुष्मान और अनाया को ऐसे देखकर आर्यमन के दिमाग में भी कुछ आया। उसने जल्दी से एक कोन उठाया और परिधि के पास जाकर उसके हाथों में पकाते हुए बोला, ये लो और जल्दी से मेरे हाथों में अपना खूबसूरत नाम लिख दो। वही परिधि तो बेचारी हैरानी से आर्यमन को देखने लगी। अरे क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ? कहकर अपने बालों में स्टाइल से अपना हाथ फेरने लगा। आप मुझे ये कोन देकर क्या करना चाहते हैं? परिधि उसकी बात सुनकर अपनी हैरानी से बाहर आकर बोली। अरे अभी तो बताया, जैसे भाई और लिटिल फेरी ने खुद अपने हाथों से एक दूसरे के हाथ पर अपना नाम लिखा है, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी मेरे हाथों पर अपना नाम लिख दो, आर्यमन बोला। लेकिन परिधि के चेहरे पर अभी थोड़ी झिझक थी। भले ही वो आर्यमन को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसके मन में उसके लिए कुछ अलग फीलिंग्स नहीं थी। उसे अभी वक्त चाहिए था। वही आर्यमन भी उसकी झिझक को समझ रहा था। उसने परिधि के हाथ को थामा और बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा नाम अपने हाथ पर चाहता हूँ। अगर तुम खुद लिखोगी तो मुझे खुशी होगी। मैं अपने नाम को तुम्हारे हाथ में लिखने को नहीं कहूँगा, जब तुम्हारा मन ना हो, कहकर उसे कोन की तरफ इशारा किया और अपने हाथ को आगे कर दिया। आर्यमन की बात सुनकर परिधि थोड़ा झिझक और नर्वसनेस के साथ आर्यमन के हाथों पर अपना नाम लिखने लगी। अभी उसने आधा ही लिखा था कि आर्यमन ने उसे रोक दिया और अपनी हथेली को देखने लगा, जिस पर परी लिखा हुआ था। मैं तुम्हें परी कहता हूँ ना, इसलिए बस यही लिखवाओगा, कहकर वहां से निकल गया। वही परिधि उसे जाते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद सभी लेडीज के मेहंदी लग चुकी थी, इसलिए उन सबको उनके पार्टनर डिनर करवा रहे थे। आयुष्मान भी अनाया को अपने हाथों से ही डिनर करवा रहा था, साथ में खुद भी खा रहा था। वही अनाया को उसका ऐसे केयर करना बहुत पसंद आ रहा था। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। आर्यमन भी परिधि के उसके रूम में जाने के बाद अपने रूम में आ चुका था। वो सोने ही जा रहा था कि तभी उसका फोन बजा, लेकिन उसने थके होने के कारण उसे इग्नोर कर दिया। फोन की रिंग बजकर कट गई, लेकिन फोन दोबारा बजने लगा। आर्यमन ने बिना कॉलर आईडी देखे ही फोन उठा लिया, लेकिन उसकी आंखें थकावट की वजह से अभी भी बंद ही थी। तभी सामने से कुछ कहा, जिससे उसकी सारी थकान उतर गई और वो उठकर बैठ गया। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद उसने फोन रखा और क्लोजेट में जाकर चेंज किया और मैंशन से बाहर चला गया। वही परिधि जो अभी सोने ही जा रही थी, उसकी नज़र खिड़की से बाहर की तरफ गई जहां आर्यमन बाहर जा रहा था। उसका इतनी रात गए बाहर जाना परिधि को अजीब लगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और सोने चली गई। रात के 3 बजे परिधि के रूम का दरवाजा खुला और एक परछाई अंदर आई। वो परछाई परिधि के पास आकर खड़ी हो गई। ये कोई और नहीं आर्यमन ही था, जो घर आकर सीधा परिधि को देखने उसके कमरे में चला गया। वो उसके पास बैठ जाता है और धीमी आवाज में कहता है,
मैंने वादा किया था खुद से कि एक दिन तुम्हारे अतीत के जख्मों को जरूर भरूंगा। आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मुझे पता है उस सरप्राइज को देखकर तुम बहुत खुश होगी। कहकर उसके फोरहेड पर किस कर लिया और रूम से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही परिधि ने अपनी आंखें खोल ली। उसे नींद मुश्किल से आती थी। अपने अतीत के डर की वजह से वो कभी सो ही नहीं पाती थी, और अगर सो भी जाए तो बीते कल की दर्दनाक यादें उसके सपनों में दिखाई दिया करती थी। दरवाजा खुलने की आवाज से ही वो जाग गई थी। पहले उसे लगा कि शायद कोई रात में उसे नुकसान पहुंचाने आया है, लेकिन जब उसने आर्यमन की आवाज सुनी तो उसका डर गायब हो गया। लेकिन इतनी रात गए आर्यमन का आना उसे समझ नहीं आया, इसलिए सोने का नाटक करने लगी। आर्यमन के जाते ही वो उठकर बैठ गई। आर्यमन की बात सुनकर वो कंफ्यूज हो गई। आखिर आर्यमन किस सरप्राइज की बात कर रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही अपने ख्यालों में उलझने से वो परेशान हो गई और कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगला दिन संगीत शाम को था, इसलिए हर कोई अपनी प्रैक्टिस में बिजी था। आयुष्मान भी अनाया के साथ अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी वहां आर्यमन आ गया और उन्हें कुछ बताने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या मुझे परिधि को बता देना चाहिए? आर्यमन कंफ्यूजन भरी आवाज में बोला। हर चीज उसी से शुरू हुई है। ना चाहते हुए भी परिधि इन सब का हिस्सा बन चुकी है, इसलिए उससे कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसे सब बता दो, मगर पहले कुछ मत बताना। जो भी बताना हो वहां जाकर ही बताना। अनाया उसे समझाते हुए बोली, जिस पर आर्यमन को खुशी महसूस हुई। उसने अनाया को गले लगाया और परिधि के पास चला गया। वही पीछे छोड़ गया जेलिस आयुष्मान को, जो तब से उसे ही घूर जा रहा था जब से वो अंदर आया था। ऊपर से उसका अनाया से गले लगना आग में घी का काम कर गया। आर्यमन के जाते ही आयुष्मान ने अनाया को अपनी बाहों में भर लिया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ आर्यमन भी परिधि को बहला फुसलाकर और थोड़ा जिद करके अपने साथ बाहर ले गया। परिधि ने उससे की बार पूछने की कोशिश करी कि वो आखिर उसे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में थक हार कर वो भी चुप हो गई। उसके दिमाग में रात की बातें चलने लगी जब आर्यमन उसे सरप्राइज की बात कर रहा था। अब आर्यमन के इतना सस्पेंस रखने के बाद उसे ये भी समझ आ गया कि उसका उसे ऐसे बाहर ले जाना कहीं ना कहीं आर्यमन के सरप्राइज से ही जुड़ा हुआ है। वहीं आर्यमन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि आज उसकी वजह से परिधि के चेहरे पर स्माइल आने वाली है। 75 आर्यमन की उदासी। अब तक हमने पढ़ा कि आर्यमन परिधि को बहाने से मेंशन से बाहर लेकर जाता है। अब आगे। शाम का वक्त, सभी लोग संगीत के लिए तैयार हो चुके थे। संगीत का फंक्शन भी बाकी फंक्शन के तरह गार्डन में ही होना था, इसलिए हर कोई तैयार होकर गार्डन में आ चुका था। आज गार्डन को फेरी लाइट्स और वाइट फ्लावर्स की मदद से बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। सबकी डांस परफॉर्मेंस के लिए एक स्टेज तैयार किया गया था। वही स्टेज के साइड में स्टेयर्स थे। वही स्टेज के आगे बैठने के लिए चेयर्स को लगाया गया था, और उन चेयर्स के बीच में दुल्हा दुल्हन के बैठने के लिए रॉयल सोफा रखा गया था। हर कोई वही मौजूद था सिवाय दुल्हा दुल्हन के। आर्यमन भी वही मौजूद था, लेकिन आज परिधि उसके साथ नहीं थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर हल्की उदासी छाई हुई थी। किसी से भी उसकी उदासी छिपी हुई नहीं थी, लेकिन वजह सब जानते थे। लेकिन सबने उसे कुछ वक्त अकेला छोड़ने का ही फैसला किया था। कुछ ही देर में आयुष्मान और अनाया एक साथ वहां आ जाते हैं। आज आयुष्मान ने रॉयल ब्लू कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, वही अनाया ने भी रॉयल ब्लू कलर का प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। उनके आने के साथ ही संगीत का फंक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे हर कोई बारी बारी स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देता है। ऐसे ही लगभग सबके परफॉर्मेंस हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन की बारी आती है। आयुष्मान बड़े ही जेंटल तरीके से अनाया का हाथ पकड़कर स्टेज पर आता है। तभी एक रोमांटिक सॉन्ग बजता है। कैसे कहूँ इश्क मैं तेरे, कितना बेताब हूँ मैं आंखों से आंखें मिला के, चुरा लूँ तेरे ख्वाब में, चुरा लूँ तेरे ख्वाब में। कैसे कहूँ इश्क मैं तेरे, कितना बेताब हूँ मैं आंखों से आंखें मिला के, चुरा लूँ तेरे ख्वाब में, मेरे साए हैं साथ में, यारा जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो।
वजह तुम हो। म्यूजिक है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें? है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दे? कब से अधूरी है एक दास्तान, आ जाओ उसे एक अंजाम दे। तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। म्यूजिक क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाओगा सांसें चुरा के, सांसें चुरा के। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाओगा सांसें चुरा के। दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे, मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम ही, वजह तुम हो। जिस पर दोनों कदम से कदम मिलाकर एक साथ डांस करते हैं, डांस के बीच आखिर में संगीत भी खत्म हो जाता है और सब लोग डिनर करने लगते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वही आर्यमन अपने रूम में ना जाकर परिधि के रूम में चला जाता है। आज परिधि उसके पास नहीं थी, उसे उसकी कमी महसूस हो रही थी, इसलिए वो उसके रूम में ही सोने वाला था। वो बेड पर लेटकर दोपहर की बातें सोचने लगता है, फिर खुद को समझाते हुए वही सो जाता है। दूसरी तरफ मेहरा हाउस में स्टडी रूम के अंदर राजीव जी बैठे शराब पी रहे थे। उनके हाथ में अनाया की तस्वीर थी, जिसमें वो एक छोटी बच्ची थी। वो तस्वीर को देखते हुए रोते जा रहे थे और शराब भी पी रहे थे। आई एम सॉरी बच्चा, पापा आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, सारी गलती पापा की है। अगर पापा समझदार होते तो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते, लेकिन देखो मैं कितना बुरा डैड हूँ। कल मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता, कहकर फफक रोने लगे। उसकी आंसू बहे जा रहे थे और वो बार बार अनाया की तस्वीर से माफ़ी मांगते जा रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि अनाया उन्हें माफ़ कर दे, लेकिन वह यह बात अच्छे से जानते थे कि वो अनाया के लिए एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, इसलिए शायद उसकी माफ़ी उनके हक में कभी नहीं होगी। तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन राजीव जी ने बिना देखे ही उस हाथ को झटक दिया। वही ऐसे झटकने से पल्लवी जी का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई, लेकिन राजीव जी ने उनकी तरफ एक नज़र नहीं देखा। वही उनकी ऐसी बेरुखी देखकर पल्लवी जी का दिल दर्द करने लगा। राजीव जी ने हमेशा ही उनको पैम्पर किया था, उनकी हर बात मानी, यहाँ तक ही बस उनकी कही बातों को ही सुनते थे। लेकिन उस दिन पहली बार उन पर चिल्लाए थे, पहली बार उन्होंने थप्पड़ मारा था। उन्हें राजीव जी के प्यार की आदत थी, लेकिन उस दिन से बस उन्हें बेरुखी ही मिलती जा रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश करी राजीव जी को मनाने की, लेकिन उन्होंने उनसे ऐसा मुंह मोड़ कि दोबारा उनकी तरफ नज़र भी नहीं उठाई थी। उनका ऐसा व्यवहार पल्लवी जी को बहुत तकलीफ दे रहा था। इन सब में उनका ध्यान उनकी बेटी शनाया से भी पूरी तरह हट चुका था। वही शनाया भी इन दिनों बस शांति से बैठी हुई थी। उस दिन के बाद से ही उसने ना कोई जिद की, ना ही कोई पागलपन किया। वो बहुत शांत थी। कोई अगर उसे देखे तो उन्हें ये लगे कि वो आयुष्मान से गिव अप कर चुकी हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ कोई बड़ी ही शिद्दत के साथ इंडिया आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं आ पा रहा था। आयुष्मान की शादी और रस्मों की अपडेट मीडिया के सहारे उसे मिलती जा रही थी, जिसे सुनकर उसका दिल जल रहा था। उसका दुश्मन शादी कर रहा था और खुशी से अपनी लाइफ बिता रहा था, वही उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो बदला लेना चाहता था, इसलिए भेस बदलकर इंडिया आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उसने इंडिया में ही उसके छिपे हुए साथियों के जरिए किसी ऐसे इंसान की खोज शुरू करवा दी जो उसके दुश्मन का दुश्मन और उसका दोस्त बन सकता था। आज शादी का दिन था, हर कोई बिजी था। मुहूर्त दोपहर का था, इसलिए हर कोई भागा दौड़ी में लगा हुआ था। एक तरफ ब्यूटिशियन आ चुके थे दुल्हन को तैयार करने, वहीं दूसरी तरफ गार्डन में ही मंडप तैयार हो रहा था। अनाया भी अपने रूम में तैयार हो रही थी, वही माया उसी के साथ थी। तभी एक खबर में पूरे मेंशन में बवाल मचा दिया, जिससे हर कोई गुस्से और टेंशन में आ गया।